हेलो एवरीवन, वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोसेफेलिस। तो फर्स्टली तो हम ये देखेंगे कि हाइड्रोसेफेलिस होता क्या है, इसके अलावा हाइड्रोसेफेलिस होने का कारण क्या है और इसके टाइप्स क्या रहने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्टली हाइड्रोसेफेलिस कैसी कंडीशन है, किस कंडीशन को हम हाइड्रोसेफेलिस बोलते हैं। तो फर्स्टली देखते हैं, हाइड्रोसेफेलिस इज द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ cerebrospinal fluid CSF within cavities of your brain called ventricles. This excess fluid causes your ventricles to widen with puts harmful press on the tissue of your brain. हाइड्रोसेफेलिस क्या कंडीशन है? हाइड्रोसेफेलिस इज द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हाइड्रोसेफेलिस की कंडीशन किस कारण से होती है कि आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ब्रेन होता है, उसमें CSF का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होने लगता है किसका? CSF का। अब हम देखते हैं किस कारण से एक्यूमुलेशन यहाँ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, जैसे कि हम बात कर लेते हैं वेंट्रिकल्स में, यहाँ पर जो CSF फ्लूइड है वो बढ़ जाता है। तो इस कारण से होता क्या है कि दिस एक्सेस फ्लूइड कॉज योर वेंट्रिकल्स टू वर्डन। जो आपकी वेंट्रिकल्स होती हैं, जब एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है CSF का, तो ये वेंट्रिकल्स होती है, इनका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, मतलब ये मोटी हो जाते हैं। विच पुट हार्मफुल प्रेस ऑन द टिश्यू ऑफ योर ब्रेन, और ये हार्मफुल पहुंचाती हैं आपके ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं उसको बहुत ज़्यादा हार्मफुल पहुंचाते हैं, क्योंकि इस कारण से इसमें प्रेशर होता है, मतलब ब्रेन में प्रेशर होने के कारण जो ब्रेन की टिश्यू होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। तो हाइड्रोसेफेलिस कौन सी कंडीशन है कि जो CSF फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसका एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, जिस कारण से वेंट्रिकल्स का साइज बढ़ जाता है और हमारे जो ब्रेन होती हैं वो रप्चर हो जाती है, मतलब ब्रेन के जो सेल्स टिश्यू होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, मतलब ब्रेन में प्रेशर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा समझ आ गया होगा कि हाइड्रोसेफेलिस क्या क्या कंडीशन है। अब ये भी हम देख लेते हैं कि जो जो हमारे वेंट्रिकल्स में जो CSF फ्लूइड होता है वो प्रॉपर सर्कुलेट होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं एरेक्नॉइड जो मेम्ब्रेन होती है वो वेंट्रिकल्स का एब्जॉर्प्शन करती है। तो या तो एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, या फिर एरेक्नॉइड जो मेम्ब्रेन होती है वो मोटी हो जाती है या फिर थिक हो जाती है, इस कारण से भी एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। या फिर वेंट्रिकल्स यहाँ पर प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर पा रही है, ब्लॉकेज हो जाता है, इस कारण से जो यो CSF फ्लूइड है वो बाहर नहीं जा पाता है या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिस कारण से ये CSF फ्लूइड यहाँ पर बढ़ जाता है। अदर और भी कारण हो सकते हैं, इंजरी भी हो सकती है, देखेंगे हम आगे कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो ये मेन जो कारण है, ये भी कारण हो सकता है कि वेंट्रिकल्स प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स है CSF फ्लूइड है वो भरा रह जाता है। या फिर जो हमारा एरेक्नॉइड होते हैं, वो एरेक्नॉइड जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम होने के कारण एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि CSF फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, CSF फ्लूइड वेंट्रिकल्स में बढ़ जाते हैं, इसे ही हम हाइड्रोसेफेलिस बोलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं पिक्चर की हेल्प से कि कितना सर बड़ा हुआ है, मतलब भारी आपको देखने को मिलता है। अब ये जो वेंट्रिकल्स का साइज तो बढ़ ही गया है, लेकिन इसके अलावा जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं वो रप्चर हो जाते हैं, और रप्चर होने के कारण यहाँ पर जो आपकी जो हेड है, आपको यहाँ पर सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोसेफेलिस। हाइड्रोसेफेलिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस, जैसे कि इसके नाम से ही हम समझ में आ रहा है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस। Communicating hydrocephalus occur when the flow of CSF is blocked after it leaves your ventricles. This type of hydrocephalus may result from a thickening of membranes at the base of your brain called arachnoid. This blockage prevents the free flow of CSF. This type of hydrocephalus is called communicating because the CSF can still flow between your ventricles which remain open. अब यहाँ पर हम देखते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस। जैसे कि हमने देखा कि हाइड्रोसेफेलिस मतलब कम्युनिकेट कर रहा, जैसे कि हमने देखा कि इसके 2-3 कारण होते हैं, मतलब जो मेन कारण होते हैं कि ये किन कारणों से होता है। फर्स्ट तो हमने देखा कि वेंट्रिकल्स में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, इस कारण से भी यहाँ पर हाइड्रोसेफेलिस देखने को मिलता है। तो ये कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस है तब होता है जब आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स से
निकलने के बाद CSF फ्लूइड का जो प्रभाव है वो ब्लॉक हो जाता है। मतलब निकलने के बाद वेंट्रिकल से सर्कुलेट हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं ना कि अगर आपका जो भी जो CSF फ्लूइड है वो वेंट्रिकल से सर्कुलेट हुए हैं, लेकिन इस प्रकार के जो होता क्या है, इस प्रकार के जो हाइड्रोसेफेलस होते हैं आपके मस्तिष्क के जो हमारे जो एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन होती है वो मोटे होने के कारण होती है। अब जैसा कि हमने देखा था कि वेंट्रिकल सर्कुलेट होती है और एक होता है एरेक्नॉइड जो मेम्ब्रेन होती है वो थिक हो जाए या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका मतलब जो भी फ्लो है वो प्रॉपर रहता है। मतलब फ्लो होने के बाद ब्लॉकेज देखने को मिलता है, मतलब फ्लो तो हुआ है, यहाँ पर सर्कुलेट हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बाद में CSF ब्लॉक हो जाता है। अब CSF ब्लॉक कब हो रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं किस कंडीशन में हो रहा है। थिकनिंग ऑफ मेम्ब्रेन एट द बेस ऑफ योर ब्रेन कॉल्ड एरेक्नॉइड, जो हमारे एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। अब जब वो थिक हो जाती है तो उस जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, मतलब ये जो वेंट्रिकल्स है जो हमारे सर्कुलेट तो हो रही है लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो ये वेंट्रिकल्स मतलब जो CSF फ्लूइड होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो एक तो ये हमारा कारण हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोला है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो वेंट्रिकल्स का प्रभाव तो हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल्स में फ्लो हो रहा है CSF फ्लूइड का, यहाँ पर वेंट्रिकल्स में फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें एरेक्नॉइड स्पेस जो एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। इस कारण से यहाँ पर CSF फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। और इसमें ये भी देखते हैं कि ये जो होता है CSF होता है स्टिल फ्लो बिटवीन योर वेंट्रिकल्स विच रिमेन ओपन। जैसे ही अगर ये जो हमेशा ओपन रहते हैं तो और यहाँ से यहाँ पर कोई ब्लॉकेज नहीं देखने को मिलेगा, ओनली एरेक्नॉइड, यहाँ पर ये हमने देखा एरेक्नॉइड जो मेम्ब्रेन है थिक हो जाएगी, थिक होने के कारण उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो इसका जो ओपनिंग होगा और ये कभी भी यहाँ पर मतलब ये इतनी ये नॉर्मली भी यहाँ पर इसका वेंट्रिकल्स का कम्युनिकेशन प्रॉपर होने लगेगा, मतलब CSF प्रॉपर सर्कुलेट होने लगेगी। अब हम सेकंड देखते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। अब नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस कैसी कंडीशन है, अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो सर्कुलेट कर रही होती हैं लेकिन एरेक्नॉइड जो हमारी मेम्ब्रेन है उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हो गया कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस क्योंकि वेंट्रिकल्स प्रॉपर सर्कुलेट हो रही है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस भी बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस इज ऑल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस occur when the flow of CSF is blocked along one or more of the narrow passes connecting your ventricles। अब हम देखते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर वेंट्रिकल्स का सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है। अब हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि वेंट्रिकल्स का यहाँ पर कम्युनिकेटर मतलब वेंट्रिकल्स में यहाँ पर CSF का यहाँ पर जो भी सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, CSF का सर्कुलेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ना ही वो वेंट्रिकल्स में एब्जॉर्ब हो रहा है, ना एरेक्नॉइड में मतलब एरेक्नॉइड में एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेटिंग ही नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर सर्कुलेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस भी बोलते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है इसलिए हमने इसको ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस भी बोला है और इसे हमने नॉन कम्युनिकेटिंग भी बोला है। इसमें होता क्या है, हाइड्रोसेफेलस occur when the flow of CSF is blocked along one or more of the narrow passes connecting your ventricles। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारे जो वेंट्रिकल्स होती हैं एक या एक से जो दो एक या फिर एक से अधिक जो भी हमारे वेंट्रिकल्स जो पासेस होंगे या फिर वेंट्रिकल्स के जो भी रास्ते होंगे तो वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि इसका जो भी हमारे ये CSF होता है वो रुक जाता है, CSF प्रॉपर वर्क CSF सर्कुलेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमें ब्लॉकेज देखने को मिलेगा, वेंट्रिकल्स में ब्लॉकेज देखने को मिलता है जिस कारण से प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाएगा और जो भी CSF फ्लूइड होगा वो यहीं पर रह जाएगा। तो इसे हमने बोला है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे वन और मोर जो भी पासेज हैं जो वेंट्रिकल्स से कनेक्ट हैं वो ही ब्लॉक हो जाएंगे, तो इसका सर्कुलेशन वेंट्रिकल्स का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। जिस तरह से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है वैसे ही इनका CSF फ्लूइड का भी हमारे बॉडी में यहाँ पर ब्रेन में यहाँ पर सर्कुलेशन देखने को मिलता है।
इनका एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर होता है। तो यहाँ नॉन कम्युनिकेटिंग में ब्लॉक होने के कारण जो जहाँ से भी उनका बोल सकते हैं कि सर्कुलेशन होता है वही प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, तो वो ड्रेन भी नहीं हो पाएगा और एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। तो इसे हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस, कि यहाँ पर कम्युनिकेशन ही नहीं मिल रहा है। अब नेक्स्ट वन इज देखते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलिस। नॉर्मल हाइड्रोसेफेलिस देखते हैं यहाँ पर, इसे हम NPH हाइड्रोसेफेलिस भी यहाँ पर बोलते हैं। तो इसे हम सामान्य दबाव हाइड्रोसेफेलिस भी बोल सकते हैं। तो happen when CSF fluid causes your ventricles to enlarge, but there little to no increase in pressure. The difference between NPH and other type of hydrocephalus is that even though there are larger than normal amount of CSF, the pressure inside of your ventricles remain the same. Some and build-up of CSF in your ventricles happen slowly and symptoms occur over time. NPH happen most often among the elderly. तो हाइड्रोसेफेलिस तब होता है जब CSF के जो निर्माण होता है या फिर CSF का जो निर्माण होता है होने के कारण जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन दबाव बहुत कम या फिर कोई लेकिन दबाव में क्या होता है, ये बहुत कम हो जाता है और इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। तो NPH और अन्य प्रकार के हाइड्रोसेफेलिस के बीच अंतर सिर्फ इतना है कि CSF की मात्रा सामान्य से अधिक हो या फिर वेंट्रिकल्स के अंदर जो दबाव होता है वो समान रहता है और आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें CSF का निर्माण धीरे धीरे होता है। और जो लक्षण होते हैं वो भी क्या होते हैं, समय समय पर यहाँ पर एक समय के बाद ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर सडनली इसके जो भी सिम्टम्स है वो दिखाई नहीं देते हैं, थोड़ा समय बाद यहाँ पर देखने को मिलता है और ये देखने को मिलता है बुजुर्गों में। तो नॉन प्रेशर हाइड्रोसेफेलिस हमें ये बोलेंगे कि इसमें क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स बड़े हो जाते हैं कब, जब CSF का निर्माण होता है या फिर CSF फ्लूइड का जब बनना शुरू होता है, तो उस टाइम पर जो भी हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और यहाँ पर बड़े होने के कारण यहाँ पर इलाजमेंट देखने को मिलता है और इसके सिम्टम धीरे धीरे दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर CSF प्रॉपर धीरे धीरे बनता भी रहता है। तो ये कोई ये बहुत ही रेयर होने वाली कंडीशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोसेफेलिस एक्स वैक्यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कौन सी, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्स वैक्यू। तो इसमें देखेंगे कि रिजल्ट फ्रॉम ब्रेन डैमेज कॉज बाय हेड इंजरी और स्ट्रोक। इन दिस केस इज ब्रेन टिश्यू अराउंड योर ventricles shrinks. CSF fluid up in your ventricles to fill in the extra space. Your ventricles are large, but pressure is your head usually remain normal. तो हाइड्रोसेफेलिस एक्सोवैक्यू को हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें होता क्या है कि जब सिर में कोई चोट या फिर स्ट्रोक के कारण जो ब्रेन होता है वो डैमेज हो जाता है, तो इस ये मोस्टली कंडीशन जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं उसके आसपास के जो ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। अब सिकुड़ने के कारण जो होता क्या है कि CSF जो होता है जो CSF है हमारे वेंट्रिकल्स में बनता है और हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। वेंट्रिकल्स बड़े होने के कारण सिर में जो भी होता है, हेड में, ब्रेन में प्रेशर आ जाता है, तो ये आमतौर पर सामान्य रहता है। तो ये भी मोस्टली हमें देखने को मिला, इस तरह का हाइड्रोसेफेलिस हमें देखने को मिला इंजरी या फिर चोट के कारण या फिर किसी भी तरह का स्ट्रोक हो जाता है उस कारण से हमें देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो ये तो हमारे हो जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप है कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप से। कम्युनिकेटिंग आप समझ गए होंगे, कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, वेंट्रिकल्स का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है लेकिन एरेक्नॉइड जो हमारी इस पे जो एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन होती है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है। और नॉन कम्युनिकेटिंग में हमने देखा कि यहाँ पर वेंट्रिकल्स ही ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे पास होता है जो हमारा CSF है वो ही उसका ही ब्लॉकेज हो जाता है, जिस कारण से होता क्या है कि यहाँ पर CSF फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल्स बड़े हो जाते हैं। और इसके अलावा जो ब्रेन होता है उसमें जो प्रेशर भी हमें देखने को मिलता है, वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में यहाँ पर यह प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग दोनों में ही देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि इसके होने के कारण क्या क्या हैं, किन किन कारणों से हाइड्रोसेफेलिस होता है। फर्स्टली तो हम देखेंगे कि ये इमेच्योर, अगर बेबी इमेच्योर पैदा हो गया है तो इस कारण से होगा। बेबी अगर
मदर अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ली है, माल नरिश्ड है, इस कारण से भी कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है। अब हम यहाँ देखते हैं फर्स्टली स्पाइना बाइफिडा एंड अदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट। अगर स्पाइना बाइफिडा है या फिर कोई अदर ब्रेन कॉर्ड से रिलेटेड कोई डिफेक्ट है या फिर कोई परेशानी है या फिर कोई प्रॉब्लम है, इस कारण से भी हाइड्रोसेफेलिस हो सकता है। अ नैरोइंग ऑफ द स्मॉल पासेस बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स टू योर ब्रेन, जैसा कि हमने बात किया, ये जो हमारे नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस था, अब उसका कारण ये भी है कि यहाँ पर देखने को मिलता है जो थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं और फोर्थ वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। अगर नैरो हो जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स की बात कर लेते हैं, अगर ये नैरो हो जाते हैं, नैरो होने के कारण इनका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, मतलब प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो ये भी एक कारण होता है, क्योंकि जो पासेस है वो ही नैरो या फिर स्मॉल हो गए हैं, तो कुछ कारण ये हो जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ, अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है या फिर बेबी का बर्थ जन्म मतलब एक टाइम से पहले ही हो गया है। इसके अलावा सच एज ब्लीडिंग विद इन वेंट्रिकल्स, अगर आपके बेबी के वेंट्रिकल्स में ब्लीडिंग हुई है तो ये भी हाइड्रोसेफेलिस का कारण है। इसके अलावा इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई भी फीटल इन्फेक्शन है, जैसे कि हम बात कर ले तो रोवेला, इसके कारण क्या होता है, कॉज इन्फ्लामेशन इन फीटल ब्रेन टिश्यू, इस कारण से जो फीटल ब्रेन टिश्यू होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, तो ये भी एक कारण हो जाता है। इसके अलावा हेड ट्रोमा, हेड ट्रोमा अगर कोई हेड में कोई ट्रोमा हुआ है या फिर कोई इंजरी हुई है या फिर स्ट्रोक हुआ है, तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन ट्यूमर होने के कारण भी हाइड्रोसेफेलिस देखने को मिल सकता है। मेनिंजाइटिस और अदर इन्फेक्शन ऑफ योर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजाइटिस हुआ है या फिर अदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है हमारे ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो भी हाइड्रोसेफेलिस का एक कारण हो जाता है। इसके अलावा यूजली लाज, यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, किन किन मतलब इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। अभी तो हमने देखा कि कारण क्या क्या होते हैं, किन किन कारणों से होता है, अब हम देखेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में जैसे कि फर्स्ट सिम्टम तो हमें देखने को मिलता है कि जो हेड है वो लाज देखने को मिलता है, तो इसको जो भी बेबी है या फिर जिससे भी हाइड्रोसेफेलिस हुआ उसका हेड जो होगा लाज हो जाएगा, मतलब लाज होगा। बल्जिंग सॉफ्ट स्पॉट फॉन्टेनल, जो हमारे जो फॉन्टेनल्स होते हैं या फिर जो हमारा हेड होता है, बेबी का हेड होता है, वो कैसा होता है, बल्जिंग सॉफ्ट देखने को मिलता है, स्पॉट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर और देखने को डाउनवर्ड गैज ऑफ योर बेबी आइज, आपकी जो भी बेबी होगा, जो बेबी की आइज होंगी डाउनवर्ड गैज में देखने को मिलेंगी। वोमिटिंग भी होगी, वोमिटिंग होगा क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर उसका यहाँ पर उसको रिफ्लेक्सेस भी देखने को मिल सकते हैं, कई गैग रिफ्लेक्स भी है, मतलब रिफ्लेक्सेस प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। वोमिटिंग होगी उसे, स्लीपीनेस होगा, उसे प्रॉपर नींद भी नहीं आएगी, डेवलपमेंट डिले होगा, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और उसे हेडेक भी होगा और नोजिया वोमिटिंग ये कॉमन हो जाता है। इसके अलावा विज़न प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, उसे देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। फीलिंग टायर्ड, बहुत ज़्यादा उसे टायर्ड फील होगा, थकान फील होगी। प्रॉब्लम विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, उसे मतलब मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी नहीं कर पाएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, यहाँ पर मेमोरी लॉस भी हो सकती है क्योंकि सवाल है यहाँ पर ब्रेन का, तो ब्रेन अगर प्रॉब्लम होती तो यहाँ पर मेंटल प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो ये भी सिम्टम्स हो जाते हैं। प्रॉब्लम वॉकिंग, यहाँ पर वॉक करने में भी उसे प्रॉब्लम होगी, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा हाइड्रोसेफेलिस होने के कारण। इसके अलावा माइल्ड डिमेंशिया भी देखने को मिलेगा। फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलेगा, वो चीज़ों को भूलने भी लगेगा। इसके अलावा उसकी मेमोरी भी लॉस हो जाएगी। लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, अब जब ब्रेन की प्रॉब्लम है तो उसका ब्लैडर जो हमारा कंट्रोल होता है वो भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मतलब जो वॉलंटरी कंट्रोल होगा वो प्रॉपर नहीं, इनवॉलंटरी कंट्रोल या फिर वॉलंटरी कंट्रोल बोल सकते हैं, तो इसका जो भी देखने को मतलब कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लैडर कंट्रोल भी उसका लॉस हो जाएगा, ये वो यूरिन भी मतलब पास आउट कर लेगा, उसे कंट्रोल नहीं होगा। इसके अलावा पुअर अटेंशन भी देखने को मिलेगा। पुअर अटेंशन मतलब उसका प्रॉपर अटेंशन नहीं होगा।
स्पीच भी डिले स्पीच होगी, वो जल्दी नहीं बोल पाएगा। लर्निंग डिफ़िकल्टी, उसे सीखने में डिफ़िकल्टी होगी किसी भी चीज़ को सीखने में। बिहेवियर भी उसका मतलब प्रॉपर नहीं होगा, और साउंड सेंसिटिव भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं हाइड्रोसेफेलिस पेशेंट के। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस, मेन डायग्नोसिस क्या होगी? फर्स्ट तो हम देखते हैं लंबर पंचर, सेकंड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटर एंड फंडोस्कोपिक एग्जाम, अल्ट्रासाउंड, कंप्यूटर टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन एंड एमआरआई स्कैन। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लंबर पंचर। तो लंबर पंचर जैसा कि हम जानते हैं, लंबर पंचर से हम लोग यहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, सीएसएफ फ्लूइड होता है, उसे निकालते हैं और उसका एग्जामिनेशन करने के लिए हम लंबर पंचर करवाते हैं। तो लंबर पंचर हम देख पा रहे हैं L3 और L4 जो हमारे लंबर वर्टिब्रा होते हैं, लंबर वर्टिब्रा 3 लंबर वर्टिब्रा 4 के बीच में जो स्पेस होता है, वहाँ से सेरेब्रोस्पाइनल जो स्पेस होता है, सब एक एरिकनॉइड स्पेस होता है, वहाँ से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लिया जाता है और इसका एग्जामिन करवाया जाता है, इसे टेस्ट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। तो ये दोनों पोजीशन में कर सकते हैं, लाइंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन, दोनों में ही कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये तो हमारा हो जाता है लंबर पंचर की, जो हमारे लंबर होते हैं, जो हमारे लंबर वर्टिब्राज होते हैं, उससे सीएसएफ फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और टेस्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं, ये हमारे मेडिकल प्रोसीजर के अंदर आ जाता है। निडल को इंसर्ट किया जाता है लोअर बैक साइड में, जैसा कि हमने देखा कि जो हमारे लंबर वर्टिब्राज हैं वहाँ पर इंसर्ट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटर या फिर आईसीपी। तो जैसा कि हमने देखा कि जब जो ब्रेन होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स जब बड़े होते हैं, तो इस कारण जब वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं तो ब्रेन में प्रेशर भी होता है। अब ब्रेन में प्रेशर होता है तो भी अदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो आईसीपी, इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटर इसलिए किया जाता है, यहाँ पर प्रेशर को देखा जाता है कि प्रेशर यहाँ पर कितना है, तो इसके लिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। तो विच यूज अ स्मॉल प्रेशर मॉनिटर इंसर्ट इनटू योर ब्रेन टू मेजर प्रेशर, जिसका यूज़ होता है प्रेशर को मेजर करने के लिए, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फंडोस्कोपिक एग्जाम। तो जैसा कि हमने देखा कि विज़न प्रॉब्लम भी होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोसेफेलिस के कारण विज़न भी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब सबसे कॉमन सिम्टम्स हो जाता है, एक तो हेड बड़ा देखने को मिलता ही है, इसके अलावा विज़न तो कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए फंडोस्कोपी एग्जामिनेशन किया जाता है। स्पेशल डिवाइस ऑफ योर ऑप्टिक नर्व एट द बैक ऑफ योर आइज। तो इसमें क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व्स का एग्जामिन करने के लिए फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, इसका ट्रीटमेंट तो एक ही है कि इसे संट के हेल्प से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब संट देखते हैं कि संट होता क्या है। तो देखिए, एक होता है एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिको, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वेंट्रिकुलोटॉमी, एंडोस्कोपिक वेंट्रिकुलोस्टॉमी, ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट के अंदर आता है, लेकिन जो शंट होते हैं वो परमानेंट ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं। तो मोस्टली जो कॉमन ट्रीटमेंट होता है वो शंट होते हैं। तो शंट का मतलब तो पहले समझ लेते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हाइड्रोसेफेलिस इन द सर्जिकल प्लेसमेंट ऑफ अ medical device called a shunt. A shunt is a flexible tube that's placed in your brain. It drains the excess CSF to other area of your body where it can be absorbed. शंट एक कौन सा प्रोसीजर है? ये कॉमन ट्रीटमेंट है हाइड्रोसेफेलिस का। ये भी एक सर्जिकल बोल सकते हैं कि सर्जिकल प्लेसमेंट है। इसमें जो भी मेडिकल डिवाइस होती है उसका यूज़ किया जाता है, उसे ही शंट बोला जाता है। अब जो शंट होती है वो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, ये जो देखने को मिल रहा है हमें, वो प्लेस की जाती है हमारे ब्रेन से, मतलब ब्रेन से उसे प्लेस की जाती है ऐसे एरिया पर, मतलब ऐसे एरिया में प्लेस की जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पर से प्लेस किया, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ वेंट्रिकल्स में प्लेस किया। और इसके अलावा जो यहाँ जो ड्रेन लास्ट आप देख रहे हैं, ड्रेन वहाँ पर ऐसी जगह पर किया जाता है ताकि जो CSF है वो एब्जॉर्ब हो सके। तो CSF टू अनदर एरिया ऑफ योर बॉडी, तो जो शंट होता है उस जगह पर डाला जाता है जो बॉडी CSF फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर सके। जैसे कि हम देख रहे हैं, इट कैन बी एब्जॉर्ब, जो CSF को एब्जॉर्ब कर सके। तो इसके लिए यहाँ पर 2 शंट हमें देखने को मिलते हैं, एक्चुअल में 4 शंट होते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो शंट है VP शंट और VA शंट।
वीपी स्टंट में देखते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल स्टंट और बीए में देखते हैं वेंट्रिकुलो एट्रियल स्टंट। तो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल स्टंट में आप देख पा रहे हैं इस जो हमारे जो स्टंट होते हैं वो ब्रेन से डायरेक्ट पेरिटोनियल कैविटी में लगाया जाता है। तो ये हमने देखा ना कि बॉडी अदर बॉडी पार्ट में यहाँ पर उसे एब्जॉर्ब, जैसे कि हमने देखा कि रीज़न कोई भी हो सकता है कि यहाँ पर या तो ब्लॉकेज हो सकता है हाइड्रोसेफेलस होने का या फिर एरेक्नोइड का काम क्या होता है, जो CSF फ्लूइड होता है उसका एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो अगर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ही नहीं करेगा एरेक्नोइड स्पोर्स तो उसे संट जो हमारा एरेक्नोइड मेम्ब्रेन है तो अब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो एब्जॉर्ब कहीं और से करवाना होगा, इस कारण से हम संट डाल सकते हैं और अदर रीज़न के कारण भी संट डलेगा। तो ये जो परमानेंट ट्रीटमेंट के अंदर आ जाता है संट के, ये से संट डाल के इसका एब्जॉर्प्शन का मतलब नॉर्मल होता रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर पेरिटोनियल में ले गए हैं इसलिए इसे हमने बोला है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट। और वेंट्रिकुलो एट्रियल संट में हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारे संट है वो हमारे किस में है, हार्ट में देखने को मिलता है, मतलब आर्टरीज में देखने को मिलता है। तो इसे हमने बोला है वेंट्रिकुलो एट्रियल संट। तो ये तो हमारे हो जाते हैं संट। अब हम देखते हैं एंडोस्कोपिक वेंट्रिकुलोस्टोमी, ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। तो ये भी विद सर्जरी के अंदर आता है, इसमें सर्जरी ही ये भी सर्जरी के अंदर आएगा। इसमें स्मॉल होल किया जाता है। With the surgery, a small hole is made in your floor of your third ventricles. This create a pathway of CSF to flow in and around your brain as in word. Normally, this procedure is generally performed in children over the age of 2 या फिर 2 ईयर। तो इसमें ये भी हम इसमें क्या किया जाता है, एंडोस्कोप के हेल्प से इसे सर्जरी थोड़ी छोटा सा होल किया जाता है और उस होल के हेल्प से थर्ड वेंट्रिकल से जो भी CSF फ्लूइड होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और ये बोल सकते हैं कि हमने जैसा कि बात की टेम्परेरी ट्रीटमेंट के अंदर आता है, क्योंकि देखिए जो उसका CSF तो अपना काम करेगा तो इसे टेम्परेरी मतलब इसे बाहर निकालने के लिए एंडोस्कोप का यूज़ किया जाता है। और ये प्रोसीजर जनरली परफॉर्म किया जाता है 2 साल के मतलब जो ओवर एज के बच्चे होते हैं, मतलब 2 साल से ज़्यादा एज के जो बच्चे होते हैं उस पर ही ये कंडक्ट किया जाता है। तो एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल्स में यहाँ पर कोलोस्टोमी की गई है। और यहाँ पर इसे हम ये भी बोल सकते हैं एंडोस्कोपिक वेंट्रिकुलोस्टोमी। तो ये हमारे हो जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है, क्या करें कि हाइड्रोसेफेलिस जैसी समस्या हो ही ना पाए। तो यहाँ पर देखते प्रीनेटल केयर। प्रीनेटल केयर जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीनेटल केयर करवाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इससे क्या होता है कि इट कैन हेल्प रिड्यूस योर चांस ऑफ गोइंग इनटू प्रीमेच्योर लेबर विच कैन लीड टू हाइड्रोसेफेलिस। तो अगर आप जो नेटल केयर है वो करवाते हैं या फिर प्रीनेटल चेकअप प्रॉपर करवाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर केयर करते हैं तो इससे जो आपकी चांस कम हो जाते हैं, प्री मेच्योर लेबर के जो चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और हाइड्रोसेफेलिस क्या, इसके अलावा भी जो अदर जो प्रॉब्लम होती है उससे यहाँ पर उससे बचा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन भी एक तरीका है कि हाइड्रोसेफेलिस के तरह ही अदर कंजेनाइटल जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उससे बचा जा सके। तो वैक्सीनेशन, गेटिंग वैक्सीनेशन कैन हेल्प प्रिवेंट इलनेस एंड इन्फेक्शन। तो वैक्सीनेशन भी एक तरीका है बीमारी से बचाव का, हाइड्रोसेफेलिस जैसी बीमारी से जो कि इलनेस को या फिर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा हम देखते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स वाइंग सेफ गैरी और यंगर चिल्ड्रंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हाइड्रोसेफेलिस किसी ट्रोमा के कारण या फिर स्ट्रोक के कारण या फिर इंजरी के कारण भी हो सकता है। तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज़ करें। अगर आप बाइक चला रहे हैं या फिर अगर कार ड्राइव कर रहे हैं या फिर बाइक राइड कर रहे हैं तो हेड इंजरी ना हो तो हमेशा हेलमेट का यूज़ करें या फिर जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनका यूज़ करें। तो ये तो हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रिवेंशन है इसे प्रिवेंट करके यहाँ पर इसे हाइड्रोसेफेलिस या फिर अदर इन्हीं की जैसी समस्याओं को यहाँ पर कम किया जा सकता है या फिर रोका जा सकता है। तो ये तो था आज की हमारी क्लास में। हमने देखा हाइड्रोसेफेलिस क्या होता है, इसके टाइप्स पर डिस्कशन किया, कारण क्या है और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको इस क्लास के हेल्प से हाइड्रोसेफेलिस के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो अगर आप
किसी भी तरह की अगर क्वारी चाहते हैं या फिर किसी भी तरह के अगर आप क्वेश्चन राइज करना चाहते हैं, एक बार कमेंट में यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आपको किसी और डिसीज़ की अगर प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।